हम कलाम संस्था की ओर से डॉक्टर अमृत कड़ेल की 2 काव्य कृतियों का लोकार्पण हुआ। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्व बोर्ड के चेयरमैन राजेश्वर सिंह, विशिष्ट अतिथि राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव डॉक्टर के.एल. जैन और समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने पुस्तकों का लोकार्पण किया। गरिमा में उपस्थित से सुसज्जित इस समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अमृत कड़ेल जो है अपनी 2 पुस्तकें जो आज इनका विमोचन हुआ है, तो ये देने के लिए मेरे पास आए थे और उस समय जो मेरी बातचीत इनसे हुई तो मुझे लगा कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही करुणा संपन्न और बहुत ही जागरूक इंसान है। और ये जितने स्वर हैं या इनके व्यक्तित्व के जितने आयाम हैं, ये सब जो है इन पुस्तकों में प्रतिबिंबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों पुस्तकों को कहीं से भी आप खोल लीजिए तो जो भी मुक्तक है, दोहा है, शेर है, गजल है, कविता है, माहिया है, उसमें जो जीवन के विविध रंग हैं, चाहे वो प्रेम का है, करुणा का है, सहानुभूति का है, सहयोग का है, संवेदना का है, वो सारा जो है अपनी पूर्णता में, अपनी समग्रता में मुखरित हुआ है। ये बताता है कि जीवन को जो देखने की इनकी दृष्टि है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत पैनी है, बहुत गहन है और बहुत समग्र है। जो इन्होंने जीवन में अनुभूत किया है उसको अभिव्यक्त किया है और बहुत तरीके से अभिव्यक्त किया है। काव्य में या साहित्य में 2 ही चीजें होती हैं। एक तो उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु क्या है, और एक जो है उसको किस तरह से कहा जाता है, जिसको हम लोग भाव पक्ष और कला पक्ष कहते हैं। ये जो पुस्तक है उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही जो है अभिनंदनीय है और दोनों ही प्रशंसनीय है। जो कविताएं हैं, मुक्तक हैं, दोहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो गजल की किताब है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हिंदी साहित्य में जो गजल है उसकी शुरुआत दुष्यंत कुमार जी ने की और उसके बाद से जो है, वैसे तो लोग उसको अमीर खुसरो और कबीर तक भी ले जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो लिखा जाता है वो दुष्यंत जी ने उसको लिखा और अब उसके बाद से जो है ये एक परंपरा सी बन गई है। और अभी मैंने जो भारतीय ज्ञानपीठ से 2 पुस्तकें मंगाई, एक हिंदी गजल पर और एक उर्दू गजल पर रविंद्र कालिया की संपादित हैं, जिनमें सारी उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण गजलों का संकलन किया गया है। मैं भी पढ़ रहा हूँ उनको। तो मुझे लगता है कि जो हिंदी गजल है वो अपनी विषय वस्तु में, अपने भाव में या अपने कलात्मक सौंदर्य में उर्दू गजल की लगभग बराबरी सी कर रही है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कड़ेल जी जो है उस परंपरा के वाहक हैं जो आज का समय है, जैसा साहिल साहब कह रहे थे कि काफ़ी जटिल और कुटिल समय हो गया है और जो हमारे सामने समाज है, अर्थव्यवस्था है, मानवता है, दुनिया है, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी जटिल, बहुत घोर, बहुत कुटिल, बहुत विषमतापूर्ण और बहुत क्षोभजनक हो गई। ऐसे ज़माने में किस तरह से आदमी जिए, कैसे सरवाइव करे, किस तरह से रहे, ये बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। वो
एक साधारण व्यक्ति के लिए भी जो है उतना ही कठिन है जितना एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। एक करुणा, संवेदनशीलता, सामूहिकता, वफादारी, निष्ठा, प्रेम, सहयोग, समर्पण, इनका जो अभाव है वो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि समाज में व्याप्त हो रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बड़ा अकेला सा महसूस करता है। और जबकि होना उल्टा चाहिए था। आप देखिए कि जब हम लोग बहुत अभाव में जीते थे, जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो दिनकर जी ने उसकी जो अभ्यर्थना में एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने गरीबी, अभाव, निर्धनता, शोषण, उससे जो गुजरता हुआ हमारा जनगण मन है उसका चित्रण किया था। और उसके बाद एक भविष्य का जो है वो एक उम्मीद भरा सपना उन्होंने उस कविता में जो है वो खींचा था। तो सारी दुनिया में आप देखिए कि जिस गति से समृद्धि बढ़ रही है उसी गति से जो है ये भावनात्मक जो अभाव है मनुष्य का, जो संवेदनशीलता है, जो अकेलापन है, ये भी बढ़ रहा है। अब इस विरोधाभास और इस द्वंद्व का कारण क्या है? ये एक सोचने का, समझने का, विचार करने का, चिंतन करने का, शोध का और अनुसंधान का विषय है। ये साहित्य का भी विषय है, ये विज्ञान का भी विषय है, ये अर्थशास्त्र का भी विषय है, ये प्रबंधन का भी विषय है और ये समाजशास्त्र का भी विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कायदे में तो जो हमारी जो भौतिक सुख समृद्धि थी उसको हमारे मन का जो सुख है उसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये मन का सुख बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये खत्म क्यों हो रहा है? ये समाप्त क्यों हो रहा है? इसको सोचना चाहिए। मैं कभी जब अपने पितामह के बारे में सोचता हूँ या अपने पिता के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हमसे कम संसाधनों में भी वो हमसे ज़्यादा सुखी, ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा गरिमामय, ज़्यादा सहयोगपूर्ण, ज़्यादा समर्पित जीवन जीते थे। तो क्यों जीते थे, कैसे जीते थे, इस पर सोचने का विषय है। अब होता क्या है कि या तो हम जो है अतीत के गौरवगान में लग जाते हैं और ये वर्तमान परिस्थितियों को कोसने लगते हैं, या भविष्य की बड़ी निराशाजनक सी तस्वीर खींचते हैं। लेकिन ये भावात्मक या भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, इसका वैचारिक विश्लेषण, बौद्धिक विश्लेषण ये होना चाहिए। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये जो साहित्यकार हैं, कथाकार हैं, कवि हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, उन सबका दायित्व है। इस पर सोच विचार होना है। कुछ चीजें जो है वो शाश्वत, सनातन और चिरंतन है। हमारे यहाँ सत्व, रज और तम 3 गुणों की बात कही गई। सत्व गुण से संपन्न जो व्यक्ति होता है वो अपने दुश्मन का भी भला चाहता है और अपने दोस्त का भी भला चाहता है। जो रजोगुण संपन्न होता है वो अपने दोस्त का भला चाहता है, दुश्मन का बुरा चाहता है, दुश्मन से दोस्ती करता है, दोस्त से दोस्ती करता है। और जो तमोगुण संपन्न होता है वो दोस्त और दुश्मन को समान भाव से जो है उनके खिलाफ रहता है, वो षड्यंत्र में लगा रहता है। हम अगर कैटेगराइज करें तो ये देव कोटि के मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य कोटि के मनुष्य हैं और कुछ राक्षस कोटि के मनुष्य हैं। ये 3 तरह से आप इस दुनिया को बांट सकते हैं। तो देव कोटि, अब जैसे जब हम लोग आचार्य नरेंद्र देव का कभी आप जीवन पढ़िए, कभी आचार्य कृपलानी का पढ़िए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का पढ़िए, तो ये लगता है कि ये तो देव कोटि के मनुष्य थे। आजकल ऐसे लोग कहाँ होते हैं? हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, तो वो उसी समय वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो कभी ये विद्यार्थी परिषद के बच्चे उनके पास गए होंगे कि आचार्य जी आप जो समाजवादी युवजन सभा है तो उसके प्रति जो है पक्षपात करते हो, हमारी बात सुनते नहीं है और उनके काम कर देते हो। तो आचार्य जी ने कहा कि भाई कुलपति को तो निष्पक्ष होना चाहिए,
तो अगर मैं जो है ये पक्षपात करता हूं तो मैं इस पद के सर्वथा अनुपयुक्त हूं, तो मुझे तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, और मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। तो फिर वो विद्यार्थी परिषद वाले उनके पैर पकड़ने लगे, कह रहे नहीं साहब हमारे कहने का ये मतलब नहीं, क्या दोनों बात नहीं हो सकती, एक संग नहीं होई बुआलू हसब ठठाई बुलाई उगालू, एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप हमें जो है सम्मान दो, और या हमारी निष्ठा और जो है निष्पक्षता पर संदेह कर लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो अपने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनका हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, उनके बारे में कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो गोरक्षा को लेकर के और बहुत सारी संस्कृत को लेकर के, या हिंदी भाषा, उसमें हिंदी और हिंदुस्तानी का विवाद चलता था, तो उसको लेकर के उनके बड़े कठोर से जो है विचार थे, बहुत अपरिवर्तनीय और थोड़ा दृष्टियों का भी अंतर था। तो टंडन जी जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जो उनके ये विचार थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे अध्यक्ष महोदय के खिलाफ। तो अध्यक्ष महोदय को पता चला, तो उन्होंने उसी दिन कहा कि भाई इतना अविश्वास प्रस्ताव लाओगे, उसके ऊपर बहस होगी, मुबाहिसा होगा, तो इससे तो बेटर है ना कि तुम हमें एक व्यक्ति, एक विधायक इस सदन में खड़ा हो जाए और वो ये कह दे कि अध्यक्ष जी हमको आपकी निष्पक्षता पर जो है विश्वास नहीं है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सदन का समय बच जाएगा और आप लोग नया अध्यक्ष चुन लें। तो वो फिर सारे जो 16 सदस्य थे वो उनके चैम्बर में गए कि साहब हमारी बड़ी गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, और सारी बातें। ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें जो है, कितने उदाहरण हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़े हैं। हालांकि अब वो पुस्तकों की और स्मृति की वस्तु ही रह गई है, और आजकल तो ये है कि अपना किसी भी तरह ये इन प्रकारेण जो है अपनी कुर्सी बची रहे, उसी के लिए अपन प्रयासरत रहते हैं। तो ये जो देव कोटि के मनुष्य, फिर मनुष्य कोटि है, वो भी ठीक है, गनीमत है कि चलिए दोस्त है तो उसके प्रति दोस्ती निभा रहे हैं, दुश्मन से दुश्मनी निभा रहे हैं। ये तीसरी कोटि बड़ी खतरनाक है, जो दोस्त और दुश्मन दोनों को जो है बराबरी से देखती है, समभाव से, और उसमें भी क्या करती है कि दोस्त को पहले मारती है, क्योंकि दोस्त को मारना बहुत आसान है, दुश्मन तो आपसे सावधान है ना, सतर्क है, वो तो सोचता है कि ये जो है ये हमारे दुश्मन है, तो कुछ न कुछ मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होंगे, तो वो भी अपना करता रहता है। लेकिन जो दोस्त है, आपको तो उस पर भरोसा है कि ये तो जो है हमारे साथ है, तो दोस्त को मारना बहुत आसान है। तो ये राक्षस कोटि के जो मनुष्य हैं, उनकी ये पहली विशेषता होती है। अब इस दुनिया में मैं ये देख रहा हूं कि देव कोटि तो रही नहीं, ये तो मैंने कहा कि किताबों की और स्मृतियों की वस्तु रह गई, और हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब ऐसे भी लोग थे दुनिया में जो ऐसी बातें कर लेते थे। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपनी मनुष्यता को बचाए रखने का है, कि हम राक्षस कोटि में नहीं चले जाएं, क्योंकि आजकल राक्षस कोटि के लोगों को बड़ा महत्व मिल रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, और आपको लोग कहते हैं कि साहब आप तो बड़े भोले हो, बहुत भले इंसान हो। तो मेरे मन में, मैं कहता कुछ नहीं, लेकिन यही कहता हूँ कि मतलब मन में आता है कि कमीना बन जाऊं, तब आपको संतोष होगा, राक्षस बन जाऊं, बुरा करना चालू कर दूं। मतलब उनको ये जताते हैं। कितनी बार मेरा ऐसे लोगों से परिचय हुआ, मैंने कोशिश भी करी थोड़ी बहुत राक्षस बनने की, लेकिन मैं बन नहीं पाया, क्योंकि बन इसलिए नहीं पाया कि मेरा आंतरिक स्वभाव नहीं है, प्रवृत्तियां नहीं है, वैसी तो नहीं बन पाया। तो क्या है कि वो ऐसा जताते हैं कि जैसे आपके अंदर कोई बड़ी भारी कमी है, कि आप जो है ना कुछ अलग से हो और कुछ गलत से हो। आज आपने अपनी पुस्तकों को लेकर लोकार्पण का कार्यक्रम रखा है। आपकी पुस्तक की, आपने ये पुस्तक किस विषय पर लिखी है? ये मेरी 2 पुस्तकें हैं, एक तो 2 टुकड़े नींद, उसमें काव्य विधा दी है मैंने, जिसमें सभी तरह के काव्य विधाएं कामिली है, गीत, कविताएं, दोहे, मुक्तक, छंद, महिया, ये सभी मैंने उसमें डाले हैं।
और हर रंग में मैंने ये प्रयास किया है कि जीवन के हर रंग उसमें डाले जाए। जी, इससे पहले भी आपने कोई किताबें लिखी हैं सर? नहीं, ये मेरी पहली किताबें हैं दोनों। एक गजल भी है उसके अंदर, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका? ये गजल तो दरअसल क्या है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन जब शायरों को पढ़ा सुना तो उसके बाद फिर अपने आप ही लिखने के लिए प्रेरित हुआ मैं, तो फिर ये गजलें कविताएं वगैरह मैंने लिखना चालू। तो आप कितने टाइम से इन कवियों से जुड़े हुए हैं? मैं करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं कवि। तो मतलब जितने भी कवियों के कार्यक्रम होते हैं उनमें सब में आप 15 साल से जा रहे हैं? बिल्कुल जाता हूँ, अटेंड करता हूँ प्रोग्राम।